साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और मेरे साथ इस समय है एनएसई के सीबीओ चीफ बिजनेस ऑफिसर श्रीराम जी। सर जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप 2026 को शेयर मार्केट के लिए कैसे देखते हैं? अभी पिछले 2 साल आप देखेंगे 2024 और 2025 कैपिटल फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा रहा है। तो फ्रॉम अ कैपिटल फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू 10% का बढ़त देखा है हमने 2025 में, जो कि काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। और उसमें 3/4 बॉन्ड इश्यूएंसेस से हुआ है और 1/4 इक्विटी से रेस हुआ है। आईपीओस का जो मोमेंटम रहा वो बहुत बढ़िया रहा। 2024 में हमने 268 कंपनियों का लिस्टिंग देखा है एनएसई में। 2025 में 220 कंपनी लिस्ट हुए। वो वहाँ पे हालांकि नंबर थोड़ा सा कम हुआ है, पर फंड्स रेज जो हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं 2024 के मुकाबले में। तो मैं तो यही कहूँगा कि 2026 में आईपीओ मोमेंटम कायम है हमारा, और हमको लगता है कि ये भी एक बिजी ईयर रहेगा हमारे लिए। और सर, साल की शुरुआत एनएसई के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर के साथ हुई कि आपको एनओसी मिलने वाला है आईपीओ के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक तरह से बहुत खुशी की लहर लेकर आया, क्योंकि एनएसई के आईपीओ बहुत ईगरली लोग अवेट कर रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि एनएसई का आईपीओ एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है देश के लिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे इश्यू में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि सेबी अब हमको क्लियरेंस देने वाले हैं। जैसे ही वो अनाउंस हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम फाइनलाइज करते जाएंगे। और सर, आपने बोला कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए साल 2025 बहुत सही रहा। आईपीओस बहुत से आए और ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2025 में जो थे वो ज़्यादा ओएफएस के मद्देनज़र से थे? कैपिटल अगर कंपनी को वेल्थ बनानी है उस नज़रिए से नहीं थे, एग्जिट या इन्वेस्टर्स को पैसे बनाने के नज़रिए से ज़्यादा थे? तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा या फिर कंपनीज आएंगी खुद के लिए पैसा रेज करने के लिए? नहीं, ये आपने एक अच्छा सवाल उठाया है। अभी देखिए, इसको 2-3 नज़रियों से देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये तो खाली ओएफएस था और कॉम्पोजिशन ऑफ इन्वेस्टर्स चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। वो बात भी ठीक है। उसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि अरे फॉरेन ओनर्स थे, जैसे कि हुंडई में हमने देखा है, एलजी में हमने देखा है। वो फॉरेन ओनर्स ने उनका खुद का थोड़ा सा स्टेक डाइवेस्ट किया है और इंडियन ओनरशिप बढ़ गया। ऐसे भी देख सकते हैं। अगर उस नज़रिए से आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इंडियन ओनरशिप बढ़ रहा है ऐसे अच्छे अच्छे कंपनियों में, और रिटेल इन्वेस्टर्स को मौका मिल रहा है ऐसे सब बड़े इश्यूज़ में पार्टिसिपेट करने का। इंडिया का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत एक्साइटिंग है दुनिया के लिए। पूरा दुनिया जानता है कि भारत बहुत बड़ा एक शक्ति है आज के डेट में, और क्योंकि इतना ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं तभी इतना मोमेंटम है आईपीओस में। तो एक और चीज़ ये हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईपीओस में, खास करके अच्छे अच्छे इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तो हमको ये इस बात पे गर्व महसूस करना चाहिए कि सारे दुनिया में आप देखेंगे कहीं पे ऐसा मार्केट नहीं है, इतना एक्साइटमेंट, इतना रिटेल पार्टिसिपेशन वाला मार्केट नहीं है। तो ओएफएस हो या फ्रेश इश्यू हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया और जो पैसे आपने लगाए उस बड़े प्रोजेक्ट में आपका वो पैसा फ्री हो गया, मान लीजिए पार्टली फ्री हो गया, तो आप क्या करेंगे? दूसरा कुछ प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे कि ऐसे ही चुपचाप बैठ जाएंगे? चांस है कि आप दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देंगे वो पैसे। तो हमको भी ये लगता है कि जो भी डाइवेस्टमेंट होता है ओएफएस के ज़रिए, वो जो ओरिजिनल प्रमोटर्स हैं वो दूसरा कोई वेंचर शुरू करेंगे। यही है इकोनॉमी का साइकिल, ये चलते रहेगा और अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट होना ही होना है। और सर, इसमें आप रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स भी सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही आते हैं? अभी देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स का बिहेवियर ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होना चाहिए। ये उनके लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि अच्छे अच्छे इश्यूज़ आ रहे हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आज, और 5-10 साल भूल जाते हैं उसके बारे में। वो बहुत बड़ा ग्रोथ मिल सकता है उनको। हालांकि लिस्टिंग गेन का भी एक एंगल से लोग देखते हैं इसको ज़रूर, पर इसमें एक्सीडेंट्स के भी ज़्यादा चांसेस हैं। और जो इश्यूज़ में वो जाते हैं, जैसे कि हमने देखा है एक सब्ज़ी वाले का कोई इश्यू आया था एसएमई का दूसरे एक एक्सचेंज पे,
या फिर एक मोटर बाइक शोरूम का एक इशू आया था एसएमई का, वो भी एक दूसरे एक्सचेंज पे, ऐसे सब इश्यूज़ में निवेश अगर करेंगे तो रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। इसलिए हम एनएसई में थोड़ा सावधानी से आईपीओस का क्लियरेंस जब करते हैं तो बहुत सावधानी से करते हैं और जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा होता है, खास करके एसएमई क्षेत्र में। और बड़े जो कंपनीज आते हैं उनमें रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर मिलता है अलॉटमेंट, तो मेरा यही सजेशन होगा, हम लोगों का यही सजेशन होगा कि लॉन्ग टर्म एंगल याद में रखते हुए चलिए सावधानी के साथ। तो सर, आपने बोला कि आप बहुत स्क्रूटनी करते हैं किसी भी एसएमई आईपीओ के लिए, तो क्या 2026 में किसी तरह से ये स्क्रूटनी और बढ़ने वाली, क्योंकि हमने 2025 में बहुत से फंड डाइवर्जन के इश्यूज देखे, सेबी के ऑर्डर्स देखे, तो क्या आप जो है स्ट्रिक्टनेस थोड़ी और बढ़ाने वाले हैं इसमें, और किस तरह से? नहीं, देखिए अभी जो रूल्स हैं उनको टाइटन जब करना होगा, टाइटन करना ही पड़ेगा, ये तो लोगों के हित में हम कर रहे हैं। और जब लूज़न करना है तब लूज़न भी करते हैं। अगर हमको ऐसा महसूस होता है कि टाइटन करने की ज़रूरत है तो ज़रूर टाइटन करेंगे। और हमारे रेगुलेटर्स भी वही चाहते हैं कि हम स्ट्रिक्ट रहें और कोई एक्सीडेंट्स ना हो। तो सर, क्या अभी कुछ फ़िलहाल आपने सोचा है हाल कि इन नियर फ्यूचर अगर कुछ और टाइटनिंग की ज़रूरत है एसएमई आईपीओ में? अभी तो हम जो क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे चल रहे हैं। जैसे कि आपने पिछले 2 साल में देखा होगा, हमने नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अगर छोटा एक कोई कंपनी है उनको मेन बोर्ड में जाना है तो हमने नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया है, 75 करोड़ कर दिया है। नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स भी आपने एक क्राइटेरिया डाल दिया है कि 1000 इन्वेस्टर्स होने चाहिए कम से कम। पहले तो 50-60 इन्वेस्टर होते थे एसएमईज़ में। और हमको ये भी चाहिए कि गवर्नेंस अच्छा लगे और इनका बैकग्राउंड और एंटीसीडेंट्स सारे क्लीन रहे। ये सब मेजर्स पे तो हम फोकस करते ही रहेंगे, न केवल तब जब कोई कंपनी मेन बोर्ड में जाना चाहती है, पर तब भी जब कोई लिस्टिंग करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो ये प्रक्रिया चलते ही रहेगा अपना। और सर, इसमें आप एआई का कितना इस्तेमाल करते हैं, और फंड्स सही तरीके से ट्रैक करने के लिए अगर सिस्टम है कोई तो? देखिए, एआई तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, पर हमको पूरा कंफर्ट अब तक मिला नहीं है। इसलिए हम पैरेलल बेसिस पे ह्यूमन टीम मेंबर्स को भी बोल के चेक कराते हैं। एआई के रिजल्ट्स कभी कभार गलत भी आ सकते हैं, हम सब जानते हैं। सर, हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं और 2025 में रिटेल इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के बहुत से मुद्दे आए, जिसमें एक ये था कि एफएनओ जो है इसको और टाइटन करने की ज़रूरत है। तो क्या आपको लगता है कि एफएनओ को लेकर जितनी भी स्ट्रिक्टनेस थी वो अपने पीक पर है, या अभी सेबी जो है किसी और तरीके से नए रूल्स लेकर आ सकता है इस साल? नहीं, देखिए अभी सेबी का जो मकसद था वो ये था कि एक्सपायरी डे को जो रिटेल पार्टिसिपेशन था उसको कम किया जाए, क्योंकि बहुत एक्जूबरेंस देखने को मिल रहा था उस टाइम पे। तो आप डेटा देखेंगे, हमारे मार्केट पल्स में हर महीने में हम पब्लिश करते हैं। तो अक्टूबर 25 में जब ये मेजर शुरू हुए इम्प्लीमेंट करने, उस समय कुछ 45 लाख लोग एफएनओ में पार्टिसिपेट करते थे। आज हमारा लेटेस्ट जो मार्केट पल्स डॉक्यूमेंट है उस पर आप देखेंगे तो ये नंबर लगभग 20-22 लाख के आसपास हो गया है। तो आधे से ज़्यादा लोग एफएनओ से चले गए हैं। यही मकसद था सेबी का, और मेरे ख्याल से ये मकसद अचीव हो गया है। तो आप अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कुछ और करने की ज़रूरत है क्या, तो आपको यही आंसर मिलेगा कि अभी टाइट हो गया है बहुत, इसको थोड़ा अभी लूज़ करने का टाइम आ गया है। इसलिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कई लोगों ने मांग किया है कि अब तो 2 एक्सपायरी डे हैं हफ्ते में, तो सब कॉन्ट्रैक्ट को वीकली में छोड़ दीजिए, अलो कर दीजिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट हर एक एक्सचेंज को एक ही वीकली एक्सपायरी क्यों, ज़्यादा भी वीकली एक्सपायरी रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सपायरी डे तो उतना ही है, और एक्सपायरी डे भी उनको चूज़ करने दीजिए। ऐसे सजेशन आने लग गए। और एक ब्रोकर एसोसिएशन ने बैंक निफ्टी का भी रिवाइवल का रिक्वेस्ट रेज किया है सेबी के साथ, ये हमको मालूम है। तो ये जो आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि मार्केट का अभी मूड कैसा है। मार्केट वांट सम रिलैक्सेशन। आप कैश मार्केट में भी देखेंगे तो लोगों का मांग ये है अब कि एसटीडी थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा कैश में भी एक्टिविटी बढ़ाया जाए। एसएलबी पे भी आप सोचेंगे तो यही है कि सिक्योरिटीज़ लैंडिंग पे भी थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज करना चाहिए,
ताकि और थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाए। लेकिन जो एक मुद्दा था कि वीकली एक्सपायरी बंद होनी चाहिए, उसकी जगह आप 14 दिन बाद करें या महीने में एक बार करें, वो डिस्कशन क्या आपके पास आई है? सेबी ने क्या कुछ कंसल्ट करने के लिए कदम उठाए हैं, शुरुआत की है? देखिए, ये दो चीज़ें जो हैं वो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एक थॉट प्रोसेस ये है कि वीकली बंद ही कर देना चाहिए और फोर्टनाइटली या मंथली कर देना चाहिए, और एक थॉट प्रोसेस है कि वीकली को रहने दो, अभी एक्सपायरी डे तो 2 ही रह गए, हर दिन तो एक्सपायरी डे नहीं है। तो एक्टिविटी भी हमने देखा है कि लोग काफ़ी कम हो गए जो एफएनओ में पार्टिसिपेट करते थे। जैसे कि मैंने अभी बताया 45 लाख लोग जो थे वो अभी 20 लाख के आसपास हो गए। तो इतना टाइटन और करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और बीच वाले जो बोल रहे हैं कि यार एक ऐसा करते हैं, इतना भी नहीं करते उतना भी नहीं करते, थोड़ा एडिशनल एक कुछ मेजर डाल देते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दो ताकि ये बढ़ा दो, एक्सपायरी डे 2 का 2 रहने दो, सारे कॉन्ट्रैक्ट को वीकली एक्सपायरी पे छोड़ दो, बैंक निफ्टी अगर चाहिए तो वो भी चलो लगा दो थर्सडे को। ऐसे जो बदलाव करने हैं करो, वो सब फ्री करो, पर इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा देते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किस तरह की क्राइटेरिया की बात हो रही है ताकि जिनको समझ है सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाए? नहीं, ये जो टॉपिक है इस पे एनएससी ने सजेशन दिए थे शुरुआत में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कई सारे देशों में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तो ये हमारे लिए एक कंसिडरेशन होना चाहिए। हमने जो प्रस्ताव दिया था उस समय, सजेशन दिया था, वो ये था कि या तो इनकम बेसिस पे क्राइटेरिया लगाया जा सकता है, या फिर नेटवर्थ के बेसिस पे लगाया जा सकता है, या फिर एक्चुअल लॉसेस, अगर आपने मान लीजिए 1 महीने में इतना लॉस, एक थ्रेशोल्ड हमने अगर डिफाइन कर दिया, उससे ज़्यादा आपका लॉस हो गया तो एक कूल ऑफ पीरियड डाल दो, ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है आज ये सब मेजर करके एक्शन लेने के लिए, और कोई भी मेथड हो इसको ईजिली एडमिनिस्टर भी किया जा सकता है। तो ये लगाने से क्या होगा, छोटे छोटे लोग नहीं आ पाएंगे एफएनओ में, थोड़ा सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल्टर जैसा बन जाएगा, जिसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और सर आपने एक और बात कही कि कैश मार्केट को डीपन करने की भी बातचीत चल रही है, तो उसमें लेकर मार्जिन्स जो हैं वहाँ क्या वो कम हो सकते हैं ताकि इसमें पार्टिसिपेशन बढ़े और एफएनओ में शायद लोग डिस्करेज हों? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज आप ऑप्शंस का देखेंगे तो एसटीटी लगता है सिर्फ वो प्रीमियम के ऊपर, बल्कि कैश मार्केट में 10 बेसिस जो एसटीटी है वो पूरा वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन पे लगता है, वो काफ़ी बड़ा है और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, ये हमको पता भी है। अगर आपको ऑप्शंस में थोड़ा बदलाव लाना है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, आसानी से आप पुराना जो फार्मूला था नोशनल वैल्यू पे लगा दो एसटीटी, ऐसे कर सकते हो। नोशनल टर्नओवर पे अगर लगाए तो ऑप्शन सडनली अनअट्रैक्टिव हो सकता है, और कैश मार्केट में थोड़ा सा कम किए तो कैश सडनली अट्रैक्टिव हो सकता है। ये सब परसेप्शन इश्यू है और सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा क्विकली। तो आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि ये कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस का तो छोड़ो, जो चल रहा है वो ठीक ही है, पर सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग को थोड़ा हमको बढ़ावा देना चाहिए, फ्रेमवर्क को थोड़ा अमेंड करके ट्विक करके। उसके लिए सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप लगा दिया है और वर्किंग ग्रुप में ऑलरेडी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छा नतीजा निकलेगा, जिसकी वजह से कैश मार्केट में हमको तेज़ी देखने मिलेगी। तो सर किस तरह के बदलाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वर्किंग ग्रुप से ताकि एसएलबीएम जो है ये भी थोड़ा डीपन हो और कैश मार्केट जो है ये भी थोड़े डीपन हो? देखिए, सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग में जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, पिछले 2-3 सालों में हमको यही फीडबैक मिला है कि 2 बड़े पेन पॉइंट हैं। एक जो है उसमें 130% कोलैटरल लगता है मार्जिन, जो बोरोवर को देना पड़ता है, और दूसरा ये कि जो मान लो मैं लेंडर हूँ, मैंने लेंड किए शेयर्स, अगर मुझे रिकॉल करना है, मुझे शेयर्स वापस चाहिए फॉर वॉट एवर रीज़न, कोई गारंटी नहीं है कि मुझे मिल जाएगा। तो ये 2 पेन पॉइंट हमको मालूम है, ये 2 पेन पॉइंट को हमने एड्रेस किया अच्छे से, तो मुझे लगता है कि एसएल भी चल जाएगा। और क्या ये एड्रेस हो रहे हैं? ये वर्किंग ग्रुप किस तरह के बदलाव लेकर आ सकता है? नहीं, ये वर्किंग ग्रुप इसी पे बात करते होंगे, वर्किंग ग्रुप के सदस्य इसी पे बात करते होंगे, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कुछ ना कुछ, मतलब
4-5 मेथड हैं ये सब एड्रेस करने के लिए, तो आएंगे सॉल्यूशंस और सेबी के सपोर्ट के साथ हम कुछ अनाउंस भी कर देंगे बाद में। और सर कैश मार्केट के लिए तो ये अगर चालू हो गया SLB तो बहुत आपको लोग बोरो करते हुए देखने मिलेंगे। बोरो करके मैं बेच सकता हूँ, फिर लेंड करके मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर वो एक तेज़ी ऑटोमेटिकली आएगा कैश मार्केट में। तो उसके मार्जिन्स को कम करने पर कुछ एक्टिवली बात हो रही है सर? नहीं, मार्जिन्स के ऊपर एक डिस्कशन चल रहा है, वो मुझे मालूम है मोटा मोटी, पर उसका नतीजा क्या है वो बाद में देखना पड़ेगा। अगर कहीं पे एक्सेस मार्जिनिंग हो रहा है तो ज़रूर कम करना चाहिए। और सर कमोडिटी मार्केट की बात करें अगर हम साल 2026 आप इसके लिए कैसे देखते हैं? क्या NSE इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स के बाद किसी और तरह के नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाला है इस साल? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एक नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने वाले हैं इंडियन प्राइसेस के बेसिस पे। उसके लिए हम इंडियन गैस एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो वो एक प्रोडक्ट है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का अप्रूवल मिला है हमको सेबी से, तो वो भी जल्दी लॉन्च करेंगे। दूसरा है, और 10 ग्राम गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक अप्रूवल भी हमको मिला है, वो भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा भी हम कई प्रोडक्ट्स का प्लान लेके बैठे हैं, एक एक करके लेके आएंगे। और क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा एग्जिस्टिंग WTI क्रूड ऑयल, उसमें हमने एक्सपायरी डे का एक चेंज किया था, उसके बाद बहुत वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं। हमारा मार्केट शेयर 10.4% था दिसंबर एक्सपायरी में और 10.9% जनवरी एक्सपायरी में, तो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और ये अच्छी बात है। दो एक्सचेंज अगर चलते हैं कमोडिटीज़ में भी तो सबके लिए फ़ायदा है। और सर ये साल 2025 में बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि मेटल्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, इक्विटी ने कम रिटर्न दिया है। आप इस ट्रेंड को 2026 के लिए कैसे देखते हैं? ये सब एक साइकिल है। अभी ये एक फ़ोटो आप लेते हैं आप, तो कोई स्माइल भी कर सकता है, कोई रोते हुए भी नज़र आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा स्माइल करते रहेगा या हमेशा रोते रहेगा। टाइम्स चेंज होते हैं और 5 मिनट के बाद सीन कुछ और हो सकता है। तो आप एक पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस पे आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि यही बेस्ट एसेट क्लास है। हमको ओवरऑल 30-40 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड लेके देखना पड़ेगा। अब 30 साल में आप देखेंगे तो निफ्टी जैसा कोई रिटर्न ही नहीं दिया है किसी भी एसेट क्लास ने। तो हम ये मानते हैं कि एक्विटीज़ आर द बेस्ट बेट फॉर द लॉन्ग टर्म, इसीलिए हम एक्विटीज़ पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। और ऊपर से ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर कोई हैं तो उनको डिसअपॉइंटमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इंडिया तो बढ़ते ही जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी जैसे जैसे और बड़ा होती जाएगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स हु आर देयर फॉर द लॉन्ग टर्म विद पेशेंस एंड कमिटमेंट, उनका तो सक्सेस गारंटीड ही है एक तरफ से। अभी बजट आने वाला है, तो एज अ की प्लेयर ऑफ द मार्केट्स, सबसे बड़े एक्सचेंज के तौर पर आपकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस होने वाली है? क्या आप फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहना चाहते हैं? नहीं, बजट का फोकस जहाँ तक इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन का सवाल है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि STT में थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए, कैश मार्केट को एनकरेज करने के लिए। खास करके कोई इन्वेस्टर्स खास करके FPIs को ये है कि कैपिटल गेन्स टैक्स को रिव्यू किया जाए, उसके बिना उनको अच्छा लगेगा, तो वो उनका मांग है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ा फोकस हो और उसके लिए कुछ जो भी फंड एलोकेट करना है वो किया जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर साल 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर मार्केट का सबसे बड़ा ट्रेंड क्या रहने वाला है, वो आपके हिसाब से क्या होगा? ये मुझे लगता है बहुत सारे IPOs होंगे और पूरा देश, पूरा मतलब दुनिया इंडिया की तरफ देखेगा और बोलेगा कैसा मार्केट है, देखो भाई हमारे पास नहीं है, इंडिया में है। चलिए सर, हम यही चाहते हैं कि ऐसा हो और इस साल NSE के IPO पे भी सबकी नज़रें हैं। उन IPOs में से एक IPO आपका भी जल्द से जल्द आए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।